गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 11। चलिए सबसे पहला स्टैंडर्ड अपन देखते हैं कौन सा, SAE 3400। कौन सा है? SAE 3400। किसकी बात करता है ये? एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अपने देखा था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से होते हैं? जो फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कौन सी? फ्यूचर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये दो टाइप की हो सकती है, या तो फोरकास्ट या फिर प्रोजेक्शन, राइट। अब देखिए फोरकास्ट क्या होता है। फोरकास्ट होता है जहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, बेस्ट एस्टिमेटेड एजम्पशन लेती है। मतलब जो मैनेजमेंट को लगता है कि इवेंट ऑकर होंगे और मैनेजमेंट वहां पे वो एक्शन लेगा, राइट। अब देखिए फोरकास्ट में बेसिकली जब भी मैनेजमेंट फोरकास्ट करती है वहां पे मैनेजमेंट के पास पास्ट डेटा अवेलेबल होता है, या फिर जो फोरकास्ट किया जाता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट या फिर एग्रीमेंट वगैरह, राइट। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ रेट या फिर ट्रेंड जो है उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, ना फोरकास्ट वगैरह किया जाता है। जैसे कि मैनेजमेंट फोरकास्ट कर रहा है कि हमारी नेक्स्ट क्वार्टर में सेल जो होगी 10% से बढ़ेगी या फिर 5% से बढ़ेगी, या फिर जो कॉस्ट है वो 5% से कम वगैरह होगी, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं? फोरकास्ट। दूसरा होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, वहां पे जो एजम्पशन ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल एजम्पशन। या फिर अपन बात करते हैं व्हाट इफ सिनेरियो। मैनेजमेंट को लगता नहीं है कि वो होंगे, राइट। मैनेजमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट, बट अगर होता है तो मैनेजमेंट वहां पे क्या करेगी? अगर होता है तो मैनेजमेंट, अगर ऐसे होता है तो मैनेजमेंट वहां पे क्या करेगी? इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शंस, राइट। जैसे कि अगर हम अमेरिका में अपना आउटलेट खोल देते हैं, या फिर अगर हम हमारे 10 आउटलेट खोल देते हैं, या फिर हम अगर ये नया प्लांट लगा देते हैं, बराबर, या फिर हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बराबर, मतलब वहां पे क्या होता है? व्हाट इफ सिनेरियो। इसको अपन क्या बोलते हैं? व्हाट इफ सिनेरियो। नॉर्मली जब स्टार्टिंग फेज में ना, जब कंपनी होती है तब है ना प्रोजेक्शन लिया जाता है, राइट। जब पीरियड बढ़ जाता है, राइट, जब जो हम फ्यूचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं, जब उसका पीरियड बढ़ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? उसको प्रोजेक्शन वगैरह बोलते हैं। देखिए जब वो स्टार्टअप फेज में होती है या फिर जो पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं होती है, ये क्या बोल रहे हैं? अगर सेल हमारी क्या होगी, अगर हम क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्ट यूएसए में लॉन्च कर देते हैं, राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। अब अगर अपन ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बोले, अगर सीए के पर्सपेक्टिव से बोले, तो ध्यान रखना उसको ये एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको चेक करना होता है कि मुझे जो एंगेजमेंट मिल रहा है वहां पे क्या है ना, मैनेजमेंट फोरकास्ट कर रहा है या फिर वहां पे मैनेजमेंट है ना प्रोजेक्शन कर रहा है, राइट। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को क्या करेगा, है ना, अफेक्ट करेगा, साथ में आपके प्रोसीजर को अफेक्ट करेगा, साथ में आपकी रिपोर्टिंग को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। क्लियर? अब जो पीएफआई होता है वो इंटरनल पर्पज के भी हो सकता है, एक्सटर्नल पर्पज के लिए भी हो सकता है, राइट। नॉर्मली जो प्रोजेक्शन होता है ना वो नॉर्मली इंटरनल पर्पज के लिए होता है, और नॉर्मली उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो भी लिमिटेड होता है। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, राइट। अभी दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पीएफआई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द पीएफआई, जिसके बेसिस पे पीएफआई बनाए जाएंगे, डिस्क्लोजर ऑफ द सोर्स, बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड द अंडरलाइंग एजम्पशंस। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हमारा सीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे हमारा सीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है। किसके रिगार्डिंग? पहला तो जो एजम्पशन, जो भी मैनेजमेंट एजम्पशंस ले रही है, राइट, जिसको अपन बोल रहे थे बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस या फिर जो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, क्या वो रीजनेबल है? क्या वो रीजनेबल है? अगर केस कैसा है फोरकास्ट का, अगर केस कैसा है प्रोजेक्शंस का है, तो अपन वहां पे देखते हैं क्या एजम्पशन रीजनेबल है। दूसरा क्या वो कंसिस्टेंट है? क्या वो कंसिस्टेंट है विद द पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट। दूसरा अपन को देखना है क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है क्या वो एज पर एजम्पशंस प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए। तीसरा अपन देखेंगे क्या प्रोस्पेक्टिव जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट है क्या, राइट। तीसरा अपन को एविडेंस लेना है क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट है क्या। एंड लास्ट चीज, क्या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो कंपनी अपनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, क्या वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इस पे भी फॉलो करी गई है या नहीं करी गई है, इसके रिगार्डिंग हमको क्या करना होते हैं? हमको एविडेंस लेने होते हैं, बराबर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लिंकेज विद द सीए एक्ट। देखिए सीए क्या बोलता है कि आप जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है आप उस पर अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दे सकते। यहाँ पे सीए बेसिकली क्या बोलता है, ध्यान रखना, आप रिपोर्ट किस पे नहीं दे सकते हो? एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। वहां पे मैनेजमेंट जो दावा कर रही है, राइट, वो होगा या नहीं होगा, आप उस पर रिपोर्ट नहीं दे सकते हो। बेसिकली हम वहां पे जो मैनेजमेंट एजम्पशंस ले रही है, वहां पे जो मैनेजमेंट एजम्पशंस ले रही है उस पर रिपोर्ट दी जा सकती है, क्या वो एजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं है। पर ध्यान रखना, अगर आप ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो आपको अपनी रिपोर्ट में क्लियरली बताना पड़ेगा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, basis of forecast, underlying assumptions and a clear statement we do not vouch for the accuracy of a forecast,
राइट। अब एक और चीज ध्यान रखना, एश्योरेंस किस टाइप का एश्योरेंस रहेगा, तो ध्यान रखना मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस रहता है। अब यहाँ पे 3 स्पेसिफिक चीजें अपन डिस्कस करेंगे। पहला तो नो एश्योरेंस ऑन अचीवमेंट ऑफ द रिजल्ट गिवन इन द पीएफआई। पीएफआई में जो मैनेजमेंट जो एजेट कर रहा है, राइट, जो 10% सेल बता रहा है या फिर जो 50% सेल बता रहा है, राइट, वो होगा या नहीं होगा, हम उस पर एश्योरेंस नहीं दे रहे। हम उस पर एश्योरेंस नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। हम इस पोजीशन पर नहीं है कि जो उसमें जो रिजल्ट बताए गए हैं वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, हम उस पर ना ओपिनियन नहीं दे सकते, हम उस पर किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर रिलेटेड है, राइट। फिर ये बोल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम एजम्पशंस पे क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। वो भी कैसा, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि एजम्पशंस को जो सपोर्ट करने वाले जो एविडेंस है वो भी कैसे होते हैं, फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, ऑन रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट एजम्पशन, उस पर अपन क्या कर रहे हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, राइट। लास्ट चीज अपन को एक और पे देना होता है ओपिनियन, क्या, वेदर द पीएफआई इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज पर द एजम्पशंस और नॉट। क्या पीएफआई को एज पर एजम्पशन बनाए गए हैं या नहीं गए, एजम्पशन तो रीजनेबल है, क्या पीएफआई एज पर एजम्पशन बनाए हैं या नहीं बनाए, वो भी यानी क्या होता है, ऑडिटर को चेक करना होता है, सीए को चेक करना होता है। अब देखिए उसके बाद था अपने देखा था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्या देखा था, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। उसमें जो सी है वो बेसिकली चेक करता है, पहला तो इंटेंडेड यूज, उसका इंटेंडेड यूज क्या है, इंटरनल यूज है, एक्सटर्नल यूज है, क्या उसका इंटेंडेड यूज है। दूसरा देखिएगा जनरल या फिर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखिएगा नेचर ऑफ एजम्पशन, हाइपोथेटिकल एजम्पशन है या फिर है ना बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन वगैरह है। फिर देखिएगा एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड, क्या वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए या फिर उसमें क्या है ना सिर्फ कैश फ्लो वगैरह है, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड। एंड लास्ट पीरियड कवर, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान रखना, इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है, आप सीए क्या ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर अगर एक्सेप्ट कर दिया तो उसको विड्रॉ करोगे। क्यों? अगर एजम्पशंस है वो कैसे हैं, अनरियलिस्टिक है। अगर जो एजम्पशंस है वो क्लियरली अनरियलिस्टिक है, या फिर जो पीएफआई बनाए गए हैं दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर इज इंटेंडेड यूज, राइट, वो अपने इंटेंडेड यूज के लिए सही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे ऐसे एंगेजमेंट को, राइट। फिर ये बोल रहा है इट इज बेटर टू सेंड एंगेजमेंट लेटर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। अब देखिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक बार आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अपन को 4 चीजों के रिगार्डिंग अपन को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेनी चाहिए ना, लेने, तो अपन उसके लिए कुछ प्रोसीजर डिजाइन करेंगे। अब उस प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या रहेगा, उस प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या रहेगा, वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। पहला आपका एक्सपीरियंस क्या है, साथ में आपकी एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, उनको क्या नॉलेज है बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, पीएफआई के वगैरह बारे में, बराबर। फिर अपन देखेंगे मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी वगैरह, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, अगर उन्होंने पहले कोई अगर ऐसे फोकस वगैरह प्रोजेक्शन वगैरह किया था तो उसके कितने ना रिजल्ट एक्यूरेट वगैरह थे, राइट। फिर अपन देखेंगे मैनेजमेंट क्या है ना जजमेंट, मैनेजमेंट किस तरीके से, मैनेजमेंट के जजमेंट है ना पीएफआई को कितना अफेक्ट करते हैं, बराबर। फिर अपन देखेंगे लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साथ में अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे पीएफआई बनाए जा रहे हैं, क्या वो इंटरनल है, क्या वो एक्सटर्नल है, इसके बेसिस पे क्या रहेंगे हमारे प्रोसीजर डिपेंड करेंगे, क्लियर। अब ध्यान रखना, जो भी ऑडिटर प्रोसीजर डिजाइन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वहां पे ऑडिटर को सेटिस्फाई होना है, ऑडिटर नीड टू बी सेटिस्फाइड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज अचीव्ड, क्लियर। फिर ध्यान रखना, इस पे भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को लेके, तो अपन को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है रिगार्डिंग द इंटेंडेड यूज, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया है, कंप्लीटनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एजम्पशंस एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज ऑफ द अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन कमिटमेंट एटसेट्रा दैट मे अफेक्ट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। फिर अपन को देखना था क्या उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट है क्या, राइट। अपन को देखना होता था क्या पीएफआई का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट है क्या, तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में अपन बेसिकली क्या देखेंगे, पहला तो वो इंफॉर्मेटिव है, मिसलीडिंग नहीं है। दूसरा अपन देखेंगे जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो क्लियरली डिस्क्लोज है। तीसरा अपन देखेंगे जो एजम्पशन जो मैनेजमेंट ले रही है वो क्लियरली उसमें डिस्क्लोज है, साथ में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बेस्ट एस्टिमेट है या फिर है ना वहाँ पे हाइपोथेटिकल एजम्पशंस है। फिर डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द पीएफआई, बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द पॉइंट्स इन रेंज, अगर है ना एस्टिमेट अगर बताया जा रहा है रेंज में बताया तो किस बेसिस पे आप उसको रेंज में बता रहे हो। एंड लास्ट वन, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज कर रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने अपने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी थी, अगर आप वहां पे कोई चेंज कर रहे हो, अगर आप वहां पे कोई चेंज कर रहे हो तो क्यों चेंज कर रहे हो, दूसरा उसका ना पीएफआई पे क्या इफेक्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। इस पे अपन एक ना क्वेश्चन भी देखा था, राइट। एंड लास्ट में है रिपोर्ट, रिपोर्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखेंगे। पहला तो अपन को बताना होता है रिपोर्ट में उसका पर्पस क्या है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, मतलब ये उन्हीं के लिए रेलेवेंट है, जिसके लिए बनाया जा रहा है उन्हीं के लिए रेलेवेंट है,
क्लियर। फिर नेगेटिव एश्योरेंस दिया जाता है, ओपिनियन ऑन द प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ द पीएफआई, एंड एक अपन क्या करते हैं कैविएट देते हैं। क्या कैविएट देते हैं कि जो रिजल्ट्स बताया गया है वो जरूरी नहीं है कि वो अचीवेबल हो, एक्चुअल रिजल्ट लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम सोन इन पीएफआई एंड वेरिएशन कुड बी मटेरियल। अगर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन शैल नॉट बी यूज्ड अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ देयर इंटेंडेड यूज, राइट। फिर अपन देखा था मॉडिफिकेशन। क्या देखा था? मॉडिफिकेशन। ध्यान रखना, अगर सिग्निफिकेंट एजम्पशंस जो लिए जा रहे हैं वो कैसे हैं? अनरीजनेबल है। कैसे हैं? अनरीजनेबल है तो आप क्या करोगे? आप एडवर्स ओपिनियन दोगे या फिर विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करोगे। आपको ध्यान रखना रीजंस भी देने पड़ेंगे, साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा रीजंस को भी, राइट। फिर ध्यान रखना, अगर लिमिटेशन लगा रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा तो आप क्या करोगे? डिस्क्लेमर दोगे या फिर क्या करोगे? विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करोगे अलोंग विद रीजन, और आप क्या करोगे? उसको डॉक्यूमेंट भी करोगे। फिर देखना, आपको देखना है पीएफआई का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। अगर उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है तो आप क्या करोगे? या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे या फिर एडवर्स या फिर विड्रॉल का ऑप्शन क्या करोगे? कंसीडर करोगे। साथ में ध्यान रखना, आपको क्या करना है? इस चीज को डॉक्यूमेंट भी करना है। क्लियर। फिर देखिए आगे क्या बोलता है ये। फिर ये लास्ट में बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन का थंब रूल क्या होता है? आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट करना है कि ध्यान रखना आपका क्या हो, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, उस है ना रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो रहा है, एंगेजमेंट का जो भी है ना आपका स्कोप वगैरह है, ध्यान रखना उससे आप क्या कर रहे हो? रिक्वायरमेंट से आप कंप्लाई वगैरह कर रहे हो। क्लियर। that provide compliance with the standard and support for the report and other relevant matters। आप क्या करोगे? उनको रिकॉर्ड करोगे। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है? एसए 3402। ये किस पे बात करता था? एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ध्यान रखना, इस बार बार चीजों को अपन रिपीट नहीं करेंगे, अपन दोनों जगह रिपीट करिए, एसए 402 में भी, एसए 3402 में भी। अब ध्यान रखना, एसए 3402 में जो रिपोर्ट इश्यू होती है, जो रिपोर्ट इश्यू होती है वो होती है एडिक्वेट फॉर द पर्पज ऑफ एसए 402, राइट। एसए 402 की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब वहां पे जो यूजर आइटम या फिर जो यूजर एंटिटी की जो रिक्वायरमेंट थी, राइट, ये रिपोर्ट क्या करती है? उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, बराबर। मतलब ये जो रिपोर्ट है वो एसए 402 के लिए एडिक्वेट होनी चाहिए। इसलिए क्या बोल रहा है? इसी पर्पज के लिए क्या बोल रहा है? अगर ध्यान रखना, अगर एंगेजमेंट आता है आपके पास टू रिपोर्ट ओनली ऑन वेदर द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग एज ए डिस्क्राइब्ड, अगर आपके पास एंगेजमेंट आता है टू रिपोर्ट ओनली ऑन वेदर द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग एज ए डिस्क्राइब्ड, या फिर कंट्रोल ऑन सर्विस नॉट रिलेटेड टू यूजर एंटिटी, आप जो सर्विस यूजर एंटिटी को दे रहे हो उस पे जो इंटरनल कंट्रोल है, रिपोर्ट आपको उस पे नहीं देनी है, कोई दूसरे कंट्रोल पे देनी है, तो ध्यान रखना एसए 3402 एप्लीकेबल नहीं होगा। एसए 3402 एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूट ने पूछा है, फिर भी है ना वापस इस पे क्वेश्चन पूछ सकती है। अच्छा पॉइंट है, राइट। फिर ध्यान रखना कि एंगेजमेंट कैसा है? रीजनेबल एश्योरेंस वाला। फिर अपन को बताया था कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है? जो सर्विस दे रही है, और उसके जो ऑडिटर है, जो कंट्रोल पे, उसके कंट्रोल पे जो रिपोर्ट देगा उसको क्या बोलते हैं? सर्विस ऑडिटर। फिर हमने देखा था यूजर एंटिटी जो सर्विस ले रही है उसके ऑडिटर को अपन क्या बोलते हैं? यूजर ऑडिटर। फिर ध्यान रखना, इस पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या Why control at a service organization are relevant for the user entity, right? मतलब यूजर एंटिटी को तो उसके कंट्रोल से मतलब होना चाहिए ना, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल से क्यों मतलब? अरे भाई मतलब है, वो अपन को कुछ सर्विस दे रही है, वो सर्विस ऐसी है कि वो यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है, राइट। तो वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो ये काम किसका है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके लिए क्या करेगी? कुछ कंट्रोल लगाएगी, और उसी कंट्रोल के बारे में हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये उसी की बात कर रहा है। देखिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसओ इंपैक्ट यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कंट्रोल आर रेलेवेंट। क्लियर। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर। मैं कोई रॉ मटेरियल बना, मैं कोई ना आउटपुट, मैं कोई ना डिटर्जेंट बना रहा हूँ, उसमें मुझे कोई रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर। अब वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी मेरे डिटर्जेंट की क्वालिटी को क्या करेगी? इंपैक्ट करेगी। तो ऑफकोर्स मुझे इंश्योर करना है ना, जो मुझे सप्लाई कर रहा है वो है ना मुझे सही क्वालिटी का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है। ये उसी कंसेप्ट पे चल रहा है। क्लियर। अब देखिए ध्यान रखना, दो टाइप की रिपोर्ट हो सकती है, दो टाइप की रिपोर्ट हो सकती है, या तो टू इश्यू टाइप 1 रिपोर्ट या फिर टू इश्यू टाइप 2 रिपोर्ट। अब ध्यान रखना, जो टाइप 1 रिपोर्ट होती है, टाइप 1 रिपोर्ट में क्या क्या होता है? तो पहला तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बताती है, राइट। फिर बताती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? एडजस्टमेंट देती है कि जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? फेयर है। दूसरा जो कंट्रोल है वो क्या है? सुटेबली डिजाइंड है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 1 रिपोर्ट की। अब ध्यान रखना, जो सर्विस ऑडिटर है, जो सर्विस ऑडिटर है वो क्या करेगा? ये जो दो पॉइंट है इस पे क्या करेगा? अपनी एश्योरेंस रिपोर्ट देगा। क्लियर। अब ध्यान रखना, अगर टाइप 2 रिपोर्ट की बात करते हैं तो टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होगा? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम होगा। दूसरा मैनेजमेंट क्या करेगा? अजर्ट करेगा रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल सुटेबली डिजाइंड, एंड तीसरा कंट्रोल क्या कर रहे हैं? इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, थर्ड चीज में क्या होगा? रिपोर्ट के थर्ड पार्ट में क्या होगा? हमारा जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? सर्विस ऑडिटर क्या करेगा? इन तीन चीजों पे क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट देगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक और चीज होती है, आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे और उनके क्या रिजल्ट्स थे, वो भी ध्यान रखना क्या होता है? यहाँ पे इंक्लूड होता है। क्लियर। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है
कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि बेस्ड ऑन मटेरियलिटी हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट बेस्ड ऑन द सुटेबल क्राइटेरिया। जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ सिस्टम वो क्या है, फेयरली प्रेजेंटेड है। जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंटेड है। दूसरा जो कंट्रोल है वो कैसा है, सुटेबली डिजाइंड है। एंड तीसरा कंट्रोल क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट द पीरियड। बराबर। अब ध्यान रखना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बराबर। ये जो क्राइटेरिया कैसा है, सुटेबल है। एंड जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है वो क्या है, फेयर है। तीसरा जो कंट्रोल है वो सुटेबली डिजाइंड है। एंड लास्ट वन क्या है, जो कंट्रोल है वो क्या कर रहा है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। और हमारी जो फाइंडिंग्स होगी उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारी रिपोर्ट इश्यू करेंगे। क्लियर। अब ध्यान रखना अब हमको कुछ प्रोसीजर इसी के रिगार्डिंग हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब देखिए हाउ सच एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड। तो फ्लो ऑफ द एंगेजमेंट। अब अपन ने क्या किया है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी, राइट, जो अपन जनरली हर टाइप के एंगेजमेंट में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG। क्यों करना है, क्योंकि हमको है ना ड्यूरिंग द एंगेजमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इंक्वायरी वो करनी पड़ेगी, उनको कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसलिए अपन को क्या करना है, सही पार्टी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, खुद की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी देखते हैं, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट देखते हैं, किस टाइप का एंगेजमेंट है, कौन सी रिपोर्ट हमको इश्यू करनी है, क्या क्राइटेरिया सूटेबल है क्या, एंड कोई लिमिटेशन वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं। दूसरा अपन देखते हैं अगर वो टर्म्स को चेंज करने का बोल रहे हैं तो क्या वहाँ पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। तो ये तो थे कुछ जनरल चीज है, ये थी कुछ जनरल चीज है। अब अपन देखते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जैसा अपना होता है ना, अपन उसकी है ना थोड़ा सा उसके टाइप का अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर देख रहे हैं। तो ये पहला वाला पॉइंट मैंने अपने हिसाब से डाला है और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहला तो अपन देखेंगे टाइप ऑफ सर्विस क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, राइट। उसके बेसिस पर अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया सूटेबल है, उसके बेसिस पर अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया सूटेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया अपन क्या करेंगे, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड, उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, मटेरियलिटी को कंसीडर करेंगे। और उसके बेसिस पर अपन क्या करेंगे, सर्विस जो उन्होंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो सिस्टम दिया अपन क्या करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्या करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये अपना कौन सा हुआ, रिस्क वाला फेज हो गया। बराबर। अब थर्ड फेज क्या हुआ, थर्ड फेज में अपन क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। थर्ड फेज में अपन क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। एविडेंस किसके रिगार्डिंग, पहला तो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है क्या वो फेयरली प्रेजेंटेड है, क्या मैनेजमेंट जो अपना सिस्टम बता रही है क्या एक्चुअल में वैसा है ना सिस्टम है या नहीं है। तीसरा अपन देखेंगे क्या जो कंट्रोल है क्या सूटेबली डिजाइंड है, जो हमारा जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल सूटेबली डिजाइंड है या नहीं है। बराबर। एंड लास्ट वन, क्या कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में अगर उस एंटिटी में क्या है, इंटरनेट फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, उसका भी स्कोप वगैरह देखेंगे, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह देखेंगे, क्या उन्होंने कोई एक्सेप्शन रिपोर्ट वगैरह जनरेट करी है, वहां पे क्या एक्शन लिए गए हैं, क्या मैं उसके वर्क को यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। फिर अपन लास्ट में लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लास्ट में क्या लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द रीअफर्म रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट दैट दे हैव एडजस्टेड रिगार्डिंग द सिस्टम, that they provided all relevant information, provided access to the audit service auditor, disclosed if any, अगर कोई है ना नॉन कंप्लायंस हुआ है विद लॉज एंड रेगुलेशन, या फिर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, या फिर कोई अनकरेक्टेड डेविएशन वगैरह है, या फिर कोई है ना डिजाइनिंग में कोई डेफिशिएंसी वगैरह है, या फिर कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे थे, और अगर कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो हमारी रिपोर्ट को इंपैक्ट कर सकता है, अगर ऐसी कोई चीज है तो आपने क्या किया है, हमको डिस्क्लोजर किया है। फिर अपन क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, इंक्वायरी वगैरह भी करते हैं। बराबर। तो ये थे कुछ प्रोसीजर्स, राइट। सबसे पहले जनरल, फिर अपन देखा रिस्क असेसमेंट फेज में, फिर अपन ने देखा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, राइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में अपन ने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन या तो आपको पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 रिपोर्ट या फिर टाइप 2 रिपोर्ट, या फिर आपको पूछ सकता है एडिशनल मैटर इन द टाइप 2 रिपोर्ट। अब ध्यान रखना, एक अपनी रिपोर्ट में आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट देते हो रिगार्डिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव जो बोल रहे हैं जो अचीव होंगे वो डिपेंड करेंगे ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। इस टाइप का क्या होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए इन केस ऑफ टाइप 1 रिपोर्ट, अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो उसमें एक क्लियर स्टेटमेंट दिया जाता है कि नो प्रोसीजर परफॉर्म्ड फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखना, अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो ये क्लियर स्टेटमेंट आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। फिर ध्यान रखना, आपको बताना होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सर्विस ऑडिटर टू एक्सप्रेस ओपिनियन एंड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SAE 3402 एंड समरी ऑफ अ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है कैसा होता है, पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन। एंड एक और लास्ट में एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा रिपीट में, कौन सा, इंटेंडेड यूजर्स एंड द पर्पज, राइट।
ये रिपोर्ट सिर्फ यूजर एंटिटी और उनके ऑडिटर के लिए क्या है, रेलेवेंट है। जिनको है ना कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल के बारे में पता है, राइट, सर्विसेज के बारे में पता है, ये सिर्फ ध्यान रखना, ये रिपोर्ट सिर्फ उन्हीं के लिए क्या है, रेलेवेंट, राइट। अब ध्यान रखना एडिशनल मैटर इन टाइप 2 रिपोर्ट। तो एडिशनल मैटर क्या होता है, पहले तो आपको बताना था क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, उनके क्या रिजल्ट्स थे, आपने क्या सैंपलिंग फॉलो करी थी या फिर आपने पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट किया है। फिर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशन इवन इफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, नेचर ऑफ नंबर एंड नेचर ऑफ डेविएशन। ध्यान रखना अगर कोई डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ है तो आपको ध्यान रखना उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, इवन तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है फिर भी ध्यान रखना अगर कोई डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको रिपोर्ट करोगे। साथ में आप उसमें क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे नंबर ऑफ डेविएशन एंड द नेचर ऑफ डेविएशन। क्लियर। अब ध्यान रखना मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है या फिर कंट्रोल सुटेबली डिजाइन नहीं है या फिर कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बराबर, या फिर आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन लगे जिसके बेसिस पे आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, बराबर, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे अलोंग विद द रीजंस। क्लियर। लास्ट में है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि जो सीनियर जो ऑडिटर है उसको क्या हो, जिसको इसका कोई नॉलेज नहीं है उसको समझ में आ जाए क्या कि नेचर, टाइमिंग, एक्शन और प्रोसीजर क्या थे, राइट, उनके रिजल्ट्स क्या थे, वहां पे सिग्निफिकेंट मैटर क्या रहे थे, वहां पे आपने क्या प्रोफेशनल जजमेंट लिए और वहां पे क्या कंक्लूजन रीच किया, आपको क्या करना होता है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड कौन सा है, SAE 3420 एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ अ PFFI इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना अपन शुरुआत कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। अब याद रखना ये एंगेजमेंट कैसा है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। कैसा एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, मतलब पॉजिटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा। फिर अपन देखे थे PFFI क्या होता है, राइट, इस पे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में आपको क्या करना है, PFFI का मीनिंग भी बताना है, PFI क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, PFFI कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, 3 स्टेप में बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों चीजें उसमें आपको देनी पड़ेगी। देखिए पर्पस क्या है, टू इलस्ट्रेट इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज इफ सच इवेंट ऑकर्ड एट एन अर्लियर डेट। अब ध्यान रखना अपन एक वहां पे स्टेटमेंट होता है, सच इंफॉर्मेशन डू नॉट प्रेजेंट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। फिर अपन एग्जांपल देखा है, क्या आपको क्लास में एग्जाम से ये चीज डिस्कस की थी, कोई 1 जून 25 को क्या हुआ, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, मान लीजिए नवंबर में IPO की फाइलिंग हुई है, बराबर, तो अपन क्या करेंगे, इस इवेंट का इंपैक्ट क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे फॉर द इलस्ट्रेटिव पर्पज, राइट। फिर ध्यान रखना हाउ PFFI इज प्रिपेयर्ड, तो 3 स्टेप में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अपन दोनों चीज साथ में देख लेते हैं। पहला तो उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, राइट, प्रेजेंटेशन, तो कॉलमनार फॉर्मेट रहता है, 3 कॉलम में रहेगा। पहला तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर एडजस्टमेंट, प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट एंड लास्ट में क्या रहेगा, रिजल्टिंग प्रो फॉर्मा, राइट, कॉलम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कॉलमनार फॉर्मेट में रहता है। फिर देखिए कंपाइलेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एक्वायरी मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, रेस्पॉन्सिबल पार्टी की बात कर लेते हैं। कंपाइलेशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग सोर्स ऑफ द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेकिंग प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट एंड देन प्रेजेंटिंग PFFI इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि जो PFFI है क्या वो मटेरियली एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया कंपाइल किए हैं या नहीं किए बाय द रेस्पॉन्सिबल पार्टी, और जो भी हमारी फाइंडिंग्स होगी उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। क्लियर। ओके, सो अपन देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व। सबसे पहला है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या क्या चीजें कंसीडर करते हो, तो इसको अपन ने 3 चीजों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जनरल, अपन एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी देखते हैं अपनी, अपन अपनी कैपेबिलिटी देखते हैं, अपन देखते हैं जो क्राइटेरिया है क्या वो सूटेबल है क्या, राइट, जो PFFI है वो कैसे होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए, एंड वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन क्या है, अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन जिसके अंदर ये एंगेजमेंट हो रहा है उसके अगर कोई वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन है वो क्या है, और साथ में क्या हम वो वर्डिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म अंडर दिस स्टैंडर्ड। क्लियर। फिर है क्राइटेरिया रिलेटेड टू एंगेजमेंट, अपना एंगेजमेंट कौन सा है, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो उससे रिलेटेड अपन कुछ क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो पहला तो सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या वो ऑडिट हुए हुए हैं, क्या वो रिव्यू हुए हुए हैं, बराबर,
अगर कोई उनका ऑडिट या रिव्यू नहीं हुआ है तो क्या हमको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ये अपन को एक्सेप्ट करने से पहले डिटरमाइन करना होता है। फिर ध्यान रखना, अगर उसकी ऑडिट या रिव्यू हुए हैं तो वहां पे कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं था, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, मतलब कोई इंफेरेंस मैटर पैराग्राफ अगर है या नहीं है, बराबर। अगर साथ में क्या लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करता है प्रैक्टिशनर को, क्या लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करता है प्रैक्टिशनर को इस मॉडिफिकेशन को अपनी रिपोर्ट में रेफर करने का, बराबर। ये क्या करेंगे अपन एक्सेप्ट करने से पहले चेक करेंगे, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट लेंगे। क्या करेंगे, एग्रीमेंट लेंगे फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबल पार्टी रिगार्डिंग देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, डिस्क्लोजिंग एप्लीकेबल क्राइटेरिया, compiling PFFI as per the criteria, and last one, providing practitioner with all relevant information, additional information, access to relevant person and access to एक्वायरी वेयर नीडेड, राइट, जिसको अपन ने एक्वायर किया है, बराबर। तो एक बार अपन ने एक्सेप्टेंस कर दी, एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग को भी अपन ने क्या किया है, कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है जनरल क्राइटेरिया, पहला है जनरल क्राइटेरिया। वहाँ पे अपन क्या देखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे, बराबर, नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे, उसके बेसिस पे अपन देखेंगे क्या क्राइटेरिया सूटेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड द नेचर ऑफ सर्विसेज एंड द नेचर ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऊपर देखेंगे अपन मॉडलिटी को कंसीडर करेंगे। फिर अपन देखेंगे पीएफएफआई का मेकिंग प्रोसेस, रेस्पॉन्सिबल पार्टी किस तरीके से है ना पीएफएफआई को कंपाइल करती है, राइट। एंड कोई अगर दूसरा सर्कमस्टेंस अपन क्या करेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। फिर देखिए अपन सबसे पहला स्टेप जिसके रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे रिगार्डिंग अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसके रिगार्डिंग, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपन को एविडेंस लेना है कि जहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिस सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां से उसे ना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या वो सोर्स एप्रोप्रिएट है, बराबर। फिर ध्यान रखना, अगर ऑडिट या रिव्यू हुआ है तो अपन जनरली देख लेंगे वो नॉर्मली क्या होता है, एप्रोप्रिएट होते हैं, बराबर। अगर ऑडिट या रिव्यू नहीं हुए हैं तो अपन को प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे जहां से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करी जा रही है, क्या वो एप्रोप्रिएट है, राइट, ये उसी की बात कर रहा है। फिर देखना है कि इंफॉर्मेशन को क्या प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ओके, सोर्स तो एप्रोप्रिएट है। फिर अपन को देखना है जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जा रही है क्या वो एप्रोप्रिएट है, बराबर। एक बार अपन ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी, एक बार अपन ने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी, मतलब अपन ने पहला स्टेप कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट। अपन ने देखा था एडजस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एडजस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला तो सिग्निफिकेंट इवेंट, जो भी इवेंट या ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट, पहला तो वो वाला एडजस्टमेंट। दूसरा, टू बी कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, उसके साथ कंसिस्टेंट होने के साथ लिए भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, क्लियर। तो अपन को देखना है जो एडजस्टमेंट है क्या वो एप्रोप्रिएट है, जो एजम्पशंस है क्या वो एप्रोप्रिएट है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट दो टाइप के, एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शोइंग इंपैक्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, एडजस्टमेंट टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द पीएफएफआई टू बी कंसिस्टेंट विद द एएफआरएफ एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। फिर अपन देखेंगे रिजल्टिंग आउटपुट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अपन देखेंगे पहला तो उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन, दूसरा अपन देखेंगे जो प्रोस्पेक्टस में जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो दोनों में कंसिस्टेंसी है या नहीं है, क्लियर। अब देखिए इस टाइप से अगर अपन डिवाइड कर लेते हैं ना कैटेगरी में, तो अपन को याद रखना इजी हो जाता है और एक फ्लो में चलता है, तो अपन को रटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ऑफ कोर्स अपन क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट इशू करते हैं, ओपिनियन फॉर्म करते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग ऑल एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर द कंपाइलिंग पीएफएफआई हैज बीन आइडेंटिफाइड, एक तो अपन क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। दूसरा अपन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि जो पीएफएफआई है क्या वो मटेरियली एज पर सुटेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर किए गए हैं या नहीं किए गए, राइट। फिर ध्यान रखना ओपिनियन, तो अगर पीएफएफआई कंपाइल किया गया है एज पर द सुटेबल क्राइटेरिया, अगर उसको मटेरियली कंपाइल किया गया है एज पर द सुटेबल क्राइटेरिया, तो अपन क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। साथ में ध्यान रखना ये जो स्टैंडर्ड है इंफरेंस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करता है, ध्यान रखना जो सिमिलर कंसेप्ट जो अपने 706 में जो कंसेप्ट देखा था वो सेम कंसेप्ट है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है, कौन सा, मॉडिफाइड ओपिनियन। किसकी बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर देखिए अगर पीएफएफआई का कंपाइलेशन एज पर क्राइटेरिया नहीं है, अगर पीएफएफआई का कंपाइलेशन मटेरियल एज पर क्राइटेरिया नहीं है, बराबर, तो वहां पे अपन को क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है। अब ध्यान रखना अपन डायरेक्टली अपन कभी भी है ना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट, कि देखिए ये करेक्शन करने की जरूरत है। अगर वो करेक्ट करते तो वेल एंड, अगर करेक्ट नहीं करते तब अपन क्या करते हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है कि काफी बार लॉ एंड रेगुलेशन क्या करता है, अलाउ नहीं करता है कि प्रोस्पेक्टस में मॉडिफाइड ओपिनियन हो, राइट। काफी बार लॉ एंड रेगुलेशन इसको अलाउ नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या करेगा प्रैक्टिशनर,
या तो विड्रॉ करेगा या फिर लीगल एडवाइस क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। अब ध्यान रखना, लॉ एंड रेगुलेशन क्या करता है, परमिट करता है, तो उस केस में हमारा सीए क्या करेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेशन करेगा। क्लियर। अब लास्ट में आता है रिपोर्टिंग। अब ध्यान रखना, रिपोर्टिंग में क्या होता है, इंट्रोडक्शन पैरा। इंट्रोडक्शन पैरा में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है पीएफएफआई, सोर्स ऑफ अनएडजस्टेड एफआई, पीरियड कवर एंड रेफरेंस टू द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अब ध्यान रखना, प्रैक्टिशनर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, राइट। प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। प्रैक्टिशनर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग और रिन्यू रिपोर्ट ऑन द हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखना, साथ में प्रैक्टिशनर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट और रिव्यू ऑफ द हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ना ही हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वापस ऑडिट हो रही है, ना ही उसकी कोई रिव्यू हो रहा है, ना ही जो पुरानी जो रिपोर्ट थी, ना ही उसको अपडेट किया जा रहा है, ना ही उसको है ना वापस से इश्यू किया जा रहा है। क्लियर। Purpose of PFFI, and in accordance with the purpose of PFFI, in accordance with the purpose of a PFFI, practitioner do not provide any assurance that actual outcome would have been as presented। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये अपन को क्लियर स्टेटमेंट अपनी रिपोर्ट में देना होता है। फिर यहाँ पे अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट सेक्शन होता है, बट तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज साथ में आप लिख सकते हो, दैट द एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड एज पर द SE 3420, जो उनको बोलता है कि आपको क्या करना है, उसकी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। क्लियर। फिर यहाँ पे रहता है पॉजिटिव एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन, और इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आप भी इसको बड़े शांति से रिवाइज करेगा, इजी स्टैंडर्ड है। देखिए अपन आधे घंटे में इसको रिवाइज कर दिया है, ऑफकोर्स थोड़ा सा फास्ट गया है, बट डोंट वरी, ये चैप्टर बहुत ईजी है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी है, राइट। तो इसी फ्लो में अगर आप करोगे तो ये चैप्टर आपको है ना चुटकी में याद हो जाएगा, राइट। तो चलिए, थैंक यू, राधे राधे।